गोविंद जी अपनी चारपाई पर बैठे हुए थे। बरसात का मौसम था। झमाझम बारिश पड़ रही थी। आज संडे का दिन था। बेटा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बहू रसोई में आलू और प्याज के पकोड़े बना रही थी। पकोड़ों की धीमी धीमी खुशबू से गोविंद जी की भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी, क्योंकि गोविंद जी को पकोड़े बहुत पसंद थे और उनकी पत्नी आशा जी गांव में बरसात के मौसम में बिना कहे ही खूब सारे पकोड़े बनाकर रख देती थी। गोविंद जी चारपाई से उठे और रसोई की तरफ जाने लगे और रसोई की चौखट से खड़े होकर बहू से बोले, बहू आज पकोड़े बना रही हो क्या? बन गए हो तो मुझे भी दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। बहू पीछे मुड़कर टेढ़ी नज़रों से बोली, बाबूजी आप भी कमाल करते हैं, अभी किसी ने भी नहीं खाया, पहले हम सब खा ले उसके बाद आपको भी मिल जाएगा। गोविंद जी चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गए। बहू सबके खाने के बाद ही उन्हें खाना देती थी। गोविंद जी अपने कमरे में बैठकर खाने का इंतजार करने लगे। उनकी पत्नी के जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पत्नी क्या गई उनकी ज़िंदगी से, उनका खाना पीना सुख चैन सब छिन गया था। जब तक पत्नी थी तो मज़े से ज़िंदगी कट रही थी गोविंद जी की। समय से पहले ही उन्हें खाना मिल जाया करता था। आशा जी उनके खाने पीने से लेकर हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। लेकिन जब से शहर आए हैं, अब बहू के राज में गोविंद जी को हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। बहुत देर बाद बहू बड़बड़ाते हुए प्लास्टिक के एक ढकने में 2-3 पकोड़े ले जाकर गोविंद जी को पकड़ा दिए और बोली, इसके बाद अब कुछ मत मांगना, क्योंकि और पकोड़े ख़त्म हो गए हैं। कहकर बहू चली गई। छोटे छोटे 3-4 पकोड़े गोविंद जी ने चुपचाप खा लिए, जिसमें उनका पेट भी नहीं भरा था। उनकी आंखें नम हो गई और मन ही मन बोलने लगे, पता नहीं बहू मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, क्यों मुझे हर चीज़ से तरसाती रहती है। बेटे से यह सब बात बताऊंगा तो बेटा भी मुझे ही 4 बातें सुनाने लगेगा। वह तो ऐसा भी नहीं कि कभी अपने इस बूढ़े पिता का हाल चाल पूछ ले, पास बैठकर 2 बातें सुख दुख की बतला ले। कहते कहते गोविंद जी का गला रूंध गया। दरअसल गोविंद जी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे। पत्नी के साथ उनका जीवन बहुत हंसी खुशी कट रहा था। लेकिन एक दिन आशा जी के अचानक चले जाने के बाद गोविंद जी बिल्कुल अकेले हो गए। मोहल्ले पड़ोस और रिश्तेदारों की लोक लिहाज के कारण बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया। गांव में गोविंद जी का खेती बाड़ी का काम था। खेतों में खूब आमदन होती थी। पत्नी थी तो दोनों एक साथ मिलकर खेती संभाल लेते थे। लेकिन अब बुढ़ापे में अकेले इतना काम उनके बस की नहीं था। इसलिए उन्होंने बेटे के साथ शहर जाने से पहले अपने खेतों को बटाई पर दे दिया था। बेटे ने गोविंद जी का अकाउंट यह बोलकर बंद करवा दिया कि आपका किसी प्राइवेट बैंक में खाता चालू करवाऊंगा। अब जो भी खेती बाड़ी का पैसा आता सब बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता। गोविंद जी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि जो भी कुछ मेरा है, मेरे मरने के बाद वह सब बेटे का ही तो है। मुझे बुढ़ापे में क्या चाहिए, 2 वक्त का खाना और बेटे बहू से थोड़ा सा प्यार और सम्मान। बस यही सोचकर वह इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने सोचा, गांव में पत्नी के जाने के बाद जो सूनापन उनकी ज़िंदगी में आ गया था, वह बेटे बहू के घर जाकर अपने नाती पोतों के साथ समय बिताकर वो सूनापन भी दूर हो जाएगा। बस यही सब सोचकर वह भी चल दिए बेटे के साथ शहर में रहने के लिए। बेटे के घर पहुंचने के बाद बहू माथे में बुरी तरह सलवटें डाल लेती है। उनके 12 साल का पोता चिंटू और 8 साल की पोती पिंकी भागकर उनके गले से लग जाते हैं। पोते पोती का प्यार देखकर गोविंद जी की आंखें खुशी से चमकने लगती है। आज कितने साल बाद उन्होंने अपने पोते पोती का मुंह देखा था, क्योंकि बेटा और बहू उनके पास गांव में बहुत कम जाते थे। अजय हाथ में गोविंद जी का सामान लिए खड़ा था। उसकी पत्नी ने उसे स्टोर रूम की तरफ इशारा कर दिया। बेटा बोला, आइए पिताजी, आपका कमरा दिखा देता हूँ। बेटे ने गोविंद जी का सामान स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया। यह देखकर गोविंद जी को बड़ी हैरानी हुई और बोले, बेटा मेरा सामान स्टोर रूम में क्यों रख दिया? वो बाबूजी, अभी कमरा एडजस्ट करने में समय लगेगा। जब तक कोई कमरा खाली होता है तब तक आप इस स्टोर रूम में रहिए। कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया।
वहां आने के बाद गोविंद जी बहुत देर तक भूखे प्यासे स्टोर रूम में बैठे रहे। बहू ने एक कप चाय के लिए भी उनसे नहीं पूछा। इतना लंबा सफ़र करके आए थे और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। गोविंद जी अपने एक जोड़ी कपड़े उठाकर नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगे। तभी बहू बोल पड़ी, बाबूजी, अगर आप नहाने जा रहे हैं तो अपने कपड़े धोकर डाल देना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही दिन भर का बहुत काम हो जाता है और अब आप आ गए हैं तो और भी काम बढ़ गया है। उधर से बेटा भी चाय का कप हाथ में चुस्के लेते हुए बोला, हाँ बाबूजी, आप अपने खुद के काम डेली निपटा लेना, क्योंकि श्रुति अकेले ही काम करती है और उसे इतना काम करने की आदत भी नहीं है। आप श्रुति के साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बंटवा दिया करना, क्योंकि आपके आने के बाद अब घर का काम और खर्चा दोनों ही बढ़ गए हैं। इसलिए हमने काम वाली को हटा दिया है। अब से घर के छोटे मोटे काम आप करोगे, जैसे कि बाजार से राशन और सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल छोड़कर और लेकर आना, और भी घर के कई काम हैं, उनमें भी श्रुति के साथ उसकी मदद करना। वह सब आपकी जिम्मेदारी रहा करेगी। आपके आने के बाद हमने घर की मेड को हटा दिया है। बेटे की बातें सुनकर गोविंद जी उसके चेहरे को ताकते रह गए। बेटे ने तो आते ही पिता को पाठ पढ़ा दिया। उनकी बातें सुनकर गोविंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाथरूम में नहाने के लिए चले गए और अपने कपड़े भी धो कर डाल दिए। थोड़ी देर बाद बेटे ने खाना ले जाकर गोविंद जी के पास रख दिया। सुबह के हारे थके हुए थे और भूख भी लगी हुई थी। वह खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब उठे तो फ्रेश होकर बाहर हॉल में टीवी चलाकर सोफे पर बैठ चाय का इंतजार करते हुए न्यूज़ सुनने लगे। टीवी की आवाज़ रसोई में काम कर रही श्रुति के कानों में जब पड़ी तो रसोई से तमतमाती हुई बाहर आई, बाबूजी, यह टीवी बंद कर दीजिए, लाइट गई हुई है। इन्वर्टर से टीवी चलेगा तो इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, और ये पंखा भी बंद कर दीजिए। वैसे भी यह बैठने का समय नहीं है। बच्चे तैयार हो गए हैं, जाइए जाकर बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ आओ, और आने के बाद जब लाइट आ जाए तो आपके बेटे के 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें प्रेस करके रख देना। मुझे समय नहीं मिल पाएगा, आज मुझे पार्लर जाना है, वहाँ मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा और फिर मुझे शॉपिंग भी करनी है, तो आज तो मैं पूरा दिन बिजी रहूँगी। बहू, मुझसे प्रेस करनी नहीं आती। बेटे के ऑफिस के कपड़े हैं, मुझसे जल जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। बाबूजी, क्यों बहाने बनाते हो काम ना करने के? देखिए, अब आप इस घर में रहोगे तो काम तो करना पड़ेगा, कहकर बहू रसोई में चली गई और गोविंद जी बच्चों को लेकर बस स्टैंड पर चले गए। वहां से आने के बाद गोविंद जी ने जैसे भी उनसे हुई, उन्होंने बेटे के कपड़ों पर प्रेस करके रख दी। बहू ने नाश्ते में माइक्रोनी बनाई थी। उसने चाय और थोड़ी सी माइक्रोनी गोविंद जी के आगे ले जाकर रख दी। गोविंद जी यह सब चीज़ें नहीं खाते थे। वह बहू से बोले, बहू, मुझे चाय के साथ ये माइक्रोनी वगैरह मत दिया करो, मुझे यह सब खाना पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे चाय के साथ एक नमक का पराठा ऐसे ही दे दिया करो। यह मैदे से बनी हुई चीज़ें मुझे नुकसान देती है। बाबूजी, मैं यहाँ नौकरानी नहीं लगी हुई हूँ जो सब की फरमाइशों का अलग अलग खाना बनाऊंगी। श्रुति गोविंद जी की तरफ घूरते हुए बोली। बेटा बोला, बाबूजी, बच्चे स्कूल में यही लेकर गए हैं, हमने भी इनसे ही नाश्ता किया है, तो फिर श्रुति आपके लिए स्पेशल पराठा बनाएगी क्या? जिस दिन आप यहाँ आए थे मैंने आपसे उसी दिन बोल दिया था, श्रुति पर ज़्यादा काम का प्रेशर मत डालना, जैसा भी आपको मिले वैसा ही खा लेना। अगर आपको यह सब खाना पसंद नहीं है तो खाली चाय ही पी लीजिए। बेटे बहू की यह सब बातें सुनकर गोविंद जी को बहुत बुरी लगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह बिना कुछ कहे आकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बहू बेटे के साथ ही निकल गई शॉपिंग के लिए। धीरे धीरे गोविंद जी को बेटे के घर रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। बेटा बहू उनसे ढंग से बात नहीं करते थे और बहू उन्हें खाने के लिए भी तरसा तरसा कर देती थी, और घर के बहुत से ऐसे काम होते थे जो गोविंद जी नहीं कर पाते थे। फिर भी बहू उनसे ज़बरदस्ती वह काम करवाती थी। खाना पीना ठीक से ना मिलने व बुढ़ापा होने की वजह से अब गोविंद जी को थोड़ा सा काम करते ही थकावट होने लगती थी। ऊपर से उस छोटे से स्टोर रूम में उन्हें सांस लेना भी मौत हो जाता था। एक दिन वह बेटे से बोले, बेटा, अब तो मुझे यहाँ रहते हुए 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक भी तुमने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया।
अब मुझसे इस स्टोर रूम में नहीं रहा जाता। इतना कहते ही बेटा उन पर चिल्लाकर पड़ा, बाबूजी, मेरे ऑफिस जाते समय क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो आप? गांव में तो आप टूटी फूटी एक कोठरी में पड़े रहते थे, यहाँ आपको स्टोर रूम में रहने में भी परेशानी हो रही है। अब आप क्या चाहते हो कि आपके लिए अलग से एक नया कमरा बनवा दूं? बेटा, नया कमरा किसने कहा है बनवाने के लिए? सामने वाला कमरा खाली है, मैं तो उसमें भी रह लूँगा। वह कमरा मेहमानों के लिए है। इतने बड़े कमरे में रहोगे क्या आप? बेटा टेढ़ी नज़रें करते हुए बोला, हमारा खुद का फ्लैट नहीं है, किराए पर रहते हैं हम लोग। अब मुझसे इस बारे में बिल्कुल भी बात मत करना, चुपचाप उसी स्टोर रूम में पड़े रहो। बेटा गोविंद जी को आंखें दिखाते हुए बोला और ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे की बातें सुनकर आज गोविंद जी दंग रह गए। अरे, मेरी खेती के सारे पैसे हड़प लेता है और मुझे रहने के लिए स्टोर रूम दे रखा है। बेटे और बहू को कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ा हुआ है। अब इनका नशा उतारना पड़ेगा मुझे। मेरे ही पैसों से फ्लैट का किराया देता है और मुझे ही खाने को तरसा तरसा कर देते हैं, और तो और घर के काम भी करवाते हैं। बेटे ने मेरे साथ कितनी चालाकी दिखाई, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बेटे ने मेरा खाता बंद करवा दिया, यह बोलकर कि प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाएगा। बंद इसलिए करवाया था कि सारे पैसे उसके अकाउंट में पहुंचते रहे। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं था, लेकिन अब जब मेरे रहने के लिए और खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो फिर मेरे पास भी इनके लिए कुछ नहीं है। आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, यह मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। इससे पहले कि मैं यहाँ चारपाई पर पड़ जाऊँ और ये लोग मुझे जीते जी मार दे, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगले दिन गोविंद जी अपने कपड़ों का बैग तैयार करके बेटे से बोले, बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं गांव जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही बहू खुश हो गई और पति को एक तरफ कोने में ले जाकर बोली, अरे सोच क्या रहे हो, देर मत करो, जल्दी ले जाकर अपने बाबूजी को गांव में पटक दो। अब अपने मुंह से कह रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी, हमारे सर से भी बोझ हट जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर अजय बोला, चलिए बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा, चलो मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तुम मुझसे बहुत परेशान हो चुके हो, मैं खुद चला जाऊँगा। और उसी दिन गोविंद जी अपने घर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने चैन की सांस ली। 2-3 महीने बाद बेटे का फ़ोन आया, बाबूजी 2 महीनों से खेतों के पैसे नहीं आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, ज़रा जाकर बोलिए सबसे कि जल्दी से पैसे भिजवा दे, 2 महीने से किराया भी नहीं गया है फ्लैट का। अच्छा बेटा, उन लोगों ने तेरे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं भेजा? आज ही जाकर सबसे बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। यह कहकर गोविंद जी ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद बेटे का फ़ोन फिर आया, बाबूजी अभी तक पैसे नहीं आए हैं। बेटा मैंने सबसे बोल दिया है, वह थोड़ा समय मांग रहे हैं। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए, बेटे के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं गया। फ्लैट का किराया कई महीने का चढ़ गया। फ्लैट के मालिक ने अजय को कुछ दिन की मोहलत दी। उसे अपने बाबूजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों पति पत्नी आग बबूला होकर गांव पहुंच गए। जाकर देखा तो जिस टूटे फूटे मकान में गोविंद जी रहते थे, 2 मंजिला खूबसूरत मकान बनकर तैयार खड़ा था। घर को देखकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर से गोविंद जी निकल कर आए। बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बाबूजी यह सब क्या है? गोविंद जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू मकान है और क्या है, अपने पैसों से बनवाया है, अपने रहने के लिए मैंने। बेटा उछलकर पड़ा, इतना पैसा कहाँ से आया आप पर? 2 मंजिला मकान बना लिया और हमें बताया भी नहीं। वहाँ हम कब से पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्लैट का किराया भी नहीं गया है कई महीनों से, और आप यहाँ मज़े ले रहे हो। बेटा ज़्यादा उछल मत, अपने पैसों से मज़ा ले रहा हूँ। गोविंद जी बेटे से घूरते हुए बोले, अब तेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला, मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच दी है। इतना सुनते ही बेटे और बहू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेटा आधी ज़मीन बेचकर मैंने अपने लिए यह घर बनवाया है और मेन मार्केट में 6 दुकानें खरीदे हैं, और आधी ज़मीन बेचकर जो पैसा मिला उसे मैंने अनाथालय में दान कर दिया। क्योंकि बेटा तुम तो ऑफिस में बैठते हो, खूब कमाते हो, तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत, और फिर फ्लैट में रहते हो तो अपने दम पर रहो, उसका किराया भी खुद ही भरो। मैंने तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है।
मेरे रहने के लिए तुम्हारे पास एक कमरा भी नहीं था, जबकि सारे फ्लैट का किराया मेरे ही पैसों से जाता था। लेकर तो तुम मुझे गए थे अपने साथ शहर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनाकर। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है बेटा, मैं तुम लोगों का नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरी दुकानों से किराया आता है, जिनसे मैं बैठकर आराम से खाता हूँ। घर का काम और मेरी देख रेख करने के लिए नौकर रखा हुआ है मैंने, जो मुझे समय से खाना बनाकर खिलाता है और साथ ही साथ मेरा ध्यान भी रखता है। गोविंद जी की बात सुनकर बेटा बहू एक दूसरे को देखने लगे। अजय रोनी सूरत लेकर बोला, बाबूजी, यह आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मेरे बच्चे, तूने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया था? बुरे के साथ बुरा ही होता है। गोविंद जी बेटे से नज़रें मिलाते हुए बोले, बेटा, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ था वह सब मैंने ठिकाने लगा दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुछ खाना पीना है तो बताओ, वरना जाओ यहाँ से। गोविंद जी की बात सुनकर बेटा बहू दोनों मुंह लटका कर वापस शहर लौट गए। जाकर अजय ने बैंक में जो भी थोड़ा बहुत उसकी सेविंग का पैसा पड़ा था, उससे फ्लैट का किराया उतारा और फिर फ्लैट की जगह एक किराए का कमरा लिया, जिसमें वो अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। और गोविंद जी बड़े ही आराम से अपने 2 मंजिला मकान में रहते हैं। दोस्तों, क्या गोविंद जी ने बेटे बहू के साथ सही किया या बहुत बढ़िया किया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।